अपने बेटे अमजद के साथ हैदराबाद के एक छोटे से गांव में रहती थी। सफ़िया के शौहर का इंतकाल कुछ अर्सा पहले हो गया था। अमजद कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता था, इसलिए वो लोग मामूली से ही थे। अमजद सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता था और बस सारा दिन वही काम करता था, इसलिए बस थोड़ा बहुत जो उनका गुजारा हो रहा था वो सब्ज़ी बेचकर ही हो रहा था। वो लोग बहुत ही मामूली हालात के थे, लेकिन फिर भी सब्र शुक्र करके गुजारा कर रहे थे। जो भी रूखी सूखी रोटी वो कमाते उसी को खा लेते, क्योंकि घर में 2 ही अफराद थे। यूं ही उनका वक्त गुजरता गया और वो सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजारते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता सफ़िया को ये एहसास दिन ब दिन तंग कर रहा था कि अब उसे अमजद की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अमजद की अब शादी की उम्र हो गई थी और वो अपना वक्त सिर्फ सब्ज़ी बेचने में ही लगा रहा था। इसी बात से परेशान होकर सफ़िया ने रिश्ते वाली से बात की। रिश्ते वाली ने सफ़िया को बताया कि उसके पास अमजद के लिए एक अच्छे घर की लड़की है, तो सफ़िया फ़ौरन मान गई। इसीलिए फिर रिश्ते वाली ने जल्द अज जल्द सुनैना के घर वालों से बात की और सफ़िया के बेटे अमजद की शादी सुनैना से करवा दी। और कुछ ही अरसे में सुनैना बहू बनकर सफ़िया के घर आ गई। सफ़िया बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके बेटे की शादी हो गई है। शादी से पहले सुनैना को अंदाज़ा नहीं था कि अमजद लोग कितने गरीब हैं, लेकिन शादी के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही गरीब हैं, क्योंकि उनके घर में आम रूटीन में जो खाना बनता था उसके लिए भी उनके पास सौदे राशन वगैरह पूरा नहीं होता था। सुनैना थोड़ा परेशान होने लग गई। अम्मी, मैं सोच रही थी कि अब मैं कुछ मीठा बना लूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। अरे हाँ बेटा सुनैना, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है। किचन में जाओ और जाकर कुछ भी मीठा बना लो। सफ़िया की बात सुनकर सुनैना जैसे ही किचन में गई, उसने जाकर देखा कि राशन के तो सारे ही डिब्बे खाली हैं। ना चीनी है, ना मैदा है, ना कोई सवैयाँ हैं, कोई भी चीज़ नहीं है। सुनैना तो अब मज़ीद परेशान हो गई कि इनके घर के हालात तो बहुत ही ख़राब हैं। अम्मी, मैं मीठा बनाने के लिए किचन में गई तो थी, लेकिन कोई भी राशन नहीं है। सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, यहाँ तक कि चीनी, मैदा, इलायची, कोई चीज़ भी नहीं है। आप अमजद से कहें कि वो सामान ला कर दें, मुझे मीठा बनाना है। अरे सुनैना बेटी, अब तुम तो इस घर का फ़र्द हो, तुमसे क्या ही छुपाऊं। अमजद जो सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता है उससे थोड़ा बहुत ही गुजर बसर हो पाता है। अब तो एक फ़र्द में इजाफा भी हो गया है, इसलिए ये सारी चीज़ें लाना अमजद के बस की बात नहीं। वो बस थोड़ा बहुत ही कमा सकता है। लेकिन सुनैना ने ठान ली थी कि अब वो इन हालात में गुजारा नहीं करेगी और ना ही इन लोगों को ऐसे हालात में रहने देगी। सुनैना ने सोचा वो गुर्बत की ज़िंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जिएगी, इसलिए अब उसे अपने ही दिमाग का फ़ायदा उठाना होगा। आज काफ़ी दिन बाद सुनैना ने बिरयानी का सामान इकट्ठा करके बिरयानी बनाई। सुनैना को बिरयानी बनाने का बहुत शौक़ था। मीठा तो वो नहीं बना सकी, लेकिन काफ़ी दिन में उसने ये राशन इकट्ठा किया और बिरयानी बनाई। अब वो बहुत खुश थी कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन बिरयानी तो बनी। जैसे ही सब लोगों ने बिरयानी खाई, वो सब तो हैरान रह गए। उन्हें बिरयानी इतनी पसंद आई कि वो बार बार बिरयानी खा रहे थे। अमजद भी बहुत खुश था और सुनैना की सास तो और भी ज़्यादा खुश थी। अरे वाह सुनैना, यकीन नहीं आता कि तुम्हारे हाथ में इतना जायका है। मैंने किसी होटल की बिरयानी भी इतनी मज़ेदार नहीं देखी जितनी तुम बनाती हो। बाकी खाने भी अच्छे बनाती हो, लेकिन जो बिरयानी का मज़ा है ना, तौबा मैं भूल नहीं पा रहा। अमजद, मुझे पता था कि आपको बिरयानी बहुत पसंद आएगी, तभी मैंने बिरयानी बनाई थी। और मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। असल में मैं चाह रही थी कि मैं भी आपका हाथ बटाऊं। घर का सर्कल इस तरह नहीं चलेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बिरयानी का ढाबा खोल लूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो पैसे मिला जुला कर मैं चाहती हूँ कि बिरयानी के ढाबे का स्टार्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिरयानी का ढाबा बढ़ता चला जाएगा। इस तरह गुजारा भी अच्छा होगा। वो बात तो ठीक है सुनैना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए तुम भी काम करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अमजद, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं सोचते। मियाँ बीवी गाड़ी के पहियों की तरह हैं, इसीलिए हमें इस घर का सर्कल मिलकर चलाना होगा। और मेरे होने का क्या फ़ायदा अगर आप अकेले ही परेशान होते रहें। आप फिक्र मत करें, बस बिरयानी का ढाबा स्टार्ट करने के लिए मेरी मदद करें, और हमें ये काम कल से ही करना है, ठीक है ना? ठीक है सुनैना, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, कल से ही ढाबा स्टार्ट करते हैं। और फिर अगले ही दिन सुनैना ने अपना बिरयानी का ढाबा खोल लिया। जो भी उसके पास पैसे जमा थे
उसके ज़रिए उसने सामान वगैरह ख़रीदा और वसी पैमाने पर बिरयानी बनाकर बेचने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बिरयानी की खुशबू से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। ख़ास तौर पे वहाँ जो औरतें थीं उन्होंने को भी बिरयानी बहुत पसंद आई, वो ख़रीदने लगी और यूँ सुनैना का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब सुनैना कुछ अरसे में इतने पैसे इकट्ठा कर चुकी थी कि अब अपने बिरयानी के ढाबे को बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहती थी। वो सब लोग बहुत खुश थे कि उनके हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे थे। इस तरह सुनैना ने दिमाग से काम लड़ाया और अपने हालात को बेहतर बनाया। और हम बस बहुत हो गया। अब मैं तुम लोगों के नाटक से तंग आ गया हूँ। रोज रोज एक ही बात, नौकरी मिलेगी तो किराया देंगे, नौकरी मिलेगी तो किराया देंगे। अरे भाई, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ी बैठा हूँ, और भी बहुत से किराएदार हैं, मुझे अच्छा और वक्त पर किराया देंगे। कई महीनों से तुमने किराया रोका हुआ है, बस अब घर खाली कर दो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अमजद साहब, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर ले। मैंने एक जगह काम की बात कर ली है और मुझे तकरीबन काम मिल गया है। उसके बाद मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। बस आप मुझे घर से मत निकालें, वरना मैं कहाँ जाऊंगा। बस थोड़े दिन और इंतज़ार कर लें अमजद साहब, आप तो मेरे बड़े हैं, ऐसा तो मत करें मेरे साथ। मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। जितना तर्स खाना था मैं खा चुका हूँ। अब चुपचाप अपना सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो। नया किराएदार कल आ रहा है, इसलिए तुम मुझे यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। ये कहकर मालिक मकान वहाँ से चला जाता है। उसी शाम मालिक मकान वापस आता है और अरहम और आयला को घर से निकाल देता है। अब अरहम और आयला के पास वहाँ से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अरहम और आयला नए ठिकाने की तलाश में वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और वो जंगल के घने हिस्से की तरफ पहुँच जाते हैं। अरहम, ये सब क्या हो गया हमारे साथ? अब तो हमारे सर पे छत भी नहीं रही। अब हम क्या करेंगे? ना तो कहीं सर छुपाने की जगह है और ना ही खाने पीने के लिए कुछ है, और ना तो हमारे पास पैसे हैं। अरहम, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कुछ तो बोलें। आयला, तुम ज्यादा परेशान मत हो। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और मुझे यकीन है हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। हमें भी कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। अभी फिलहाल हमें जंगल में ही रात गुजारनी होगी। उसके बाद वो लोग रात सोने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करते हैं। फिर उन्हें आखिर एक दरख्त मिल जाता है, उसके पास ही वो लोग सो जाते हैं। इस तरह उनकी रात वहीं पे कटती है। आयला, मुझे लगता है कि इस जंगल से थोड़ा सा दूर कोई गांव भी है, इसलिए अब हम वहां जाएंगे और वहां पे कोई ना कोई झोंपड़ी डालकर आर्जी तौर पर वहां रिहाइश करेंगे। जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में जाकर बेचूंगा और थोड़ा बहुत गुजारा हमारा हो जाएगा। जब तक हमें कोई महफूज और मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिलता, तब तक हमें वहीं रहना होगा। चलो अब चलते हैं। जी अरहम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी किसी से सुना था कि इस जंगल से थोड़ा सा दूर कोई कच्ची आबादी है। अब बस जैसे ही ये घना जंगल खत्म होगा, वैसे ही वो कच्ची आबादी शुरू हो जाएगी, फिर हम वहीं बसेरा कर लेंगे। उसके बाद वो लोग कच्ची आबादी की तलाश में वहाँ से चल पड़ते हैं। वो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें रास्ते में एक आलीशान महल नजर आया। वो दोनों देखकर हैरान रह गए। अरहम, इतने घने जंगल में इतना आलीशान महल किसका हो सकता है? आयला, कोई ना कोई तो होगा ना जिसका ये महल है। ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं, शायद हमें यहीं से कोई मदद मिल जाए। मदद का सोचकर वो दोनों महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही दोबारा हैरान हो जाते हैं कि महल अंदर से बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार था। महल के अगले हिस्से में पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। फिर अरहम आवाजें लगाता है। अरे, कोई है यहाँ? कौन है इस महल का मालिक? कोई है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? हेलो, कौन रहता है इस महल में? बात सुने, हमें मदद की जरूरत है, आप बाहर आ सकते हैं। जब फिर कोई नहीं आता तो वो मजीद महल के अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अगले हिस्से में पहुंचे तो हैरान रह गए। वहाँ मेज़ पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए फ़ौरन ही खाने पर टूट पड़े
और पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद वो लोग कमरे की तरफ चले गए। जब अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत अच्छा बिस्तर भी लगा हुआ था। थके हुए तो वो थे ही, इसलिए वो बिस्तर पर लेटकर सो जाते हैं। इस तरह वो कई घंटों तक सोए ही रहते हैं। इसी तरह कई दिन उनके इस महल में गुजर गए, लेकिन कोई भी उनके सामने नहीं आया। हाँ, अलबत्ता उनके बिस्तर भी लगे होते थे और उनके लिए मज़ेदार गर्मा गर्म खाना भी तैयार रहता था। लेकिन फिर एक दिन, आयला, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। आखिर इस घर में कोई नहीं रहता, अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आया, तो फिर ये कौन है जो हमारा बिस्तर भी लगा देता है, हमारे लिए गर्मा गर्म खाना भी 3-3 वक्त तैयार रखता है। आखिर ये कौन है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये ना हो कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम भी तैयारी करो, अब हम चलते हैं। अरहम, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कई दिन से दुनिया को देखा ही नहीं, जैसे कैद होकर रह गए हों। मेरा खुद अब इस घर में दम घुटने लगा है। बस अब चलते हैं यहाँ से। बाहर जाने का सोचकर वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं। अरहम ने बारहा कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा तो ऐसे था जैसे सदियों से खुला ही नहीं। फिर अचानक वहाँ एक भयानक चुड़ैल नमूदार हुई। अरहम और आयला डर कर पीछे हट गए और वो चुड़ैल बोली, अरे ऐसे कैसे? तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी इजाजत से। इतने दिन तुम लोगों को मैंने खाने को दिया, पहनने को दिया, सोने को दिया, और तुम लोग ऐसे ही चले जाओगे? मेरी मदद किए बगैर तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, फिर ही जाओगे। फिर डरते डरते आखिर अरहम ने पूछ ही लिया, आपको क्या काम है हमसे? जो भी काम है बता दें, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन हमें ठीक सलामत यहाँ से जाने दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा तो सुनो, इस महल से कुछ फासले पर एक पहाड़ी है, वो थोड़ा दूर है। उस पहाड़ी पर तुम्हें एक चिराग मिलेगा। उस चिराग को लेकर सीधा मेरे पास आओ, तब तक तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। समझ आई? उसके बाद अरहम चिराग की तलाश में उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। कई घंटे गुजरने के बाद अरहम जब वापस आया तो उसके हाथ में चिराग था। वो चिराग उसने ज़मीन पर रख दिया। जैसे ही उसने वो चिराग ज़मीन पर रखा, अचानक सब कुछ गायब हो गया। अब वहाँ पर ना महल था और ना ही वो भयानक चुड़ैल। अगर थी तो सिर्फ एक खूबसूरत परी। अरहम, आयला, तुम लोग भी सोचते होगे कि उस भयानक चुड़ैल की जगह इतनी खूबसूरत परी कहाँ से आ गई। मैं तुम लोगों को बताती हूँ। आज से कई साल पहले एक चुड़ैल ने मुझे सज़ा दी थी। उस सज़ा के तौर पर उसने अपने जादू से मुझे इस महल में कैद कर दिया और चुड़ैल बनाकर छोड़ दिया। उसने बोला था कि इस महल तक सिर्फ कोई ज़रूरतमंद ही पहुंच पाएगा और कोई भी नहीं आ सकता, और जो ज़रूरतमंद आएगा वो दिल का अच्छा भी होगा। और अगर वो मुझे उस पहाड़ी से चिराग लाकर देगा तो उस चिराग के इस महल में आते ही उस चुड़ैल के जादू का असर ज़ाइल हो जाएगा और मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाऊंगी। आज सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे रिहाई मिली है और कई सालों बाद मैं इस कैद से रिहा हुई हूँ, इसलिए मेरे पास तुम लोगों के लिए इनाम है। ये सोने का संदूक है। ये सोना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसको तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको जितना तुम लोग इस्तेमाल करोगे ये बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते ही वो परी वहाँ से गायब हो गई। अरहम और आयला आज बहुत खुश थे कि उनकी वजह से एक मजलूम को कैद से रिहाई मिली और अब उनकी गुर्बत भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी।